सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और पुराना जो था इसको क्या कहते थे, सीआरपीसी। सीआर स्मॉल शब्द है, मतलब सी, और आर स्मॉल है। सीआर का मतलब क्रिमिनल, और पी से क्या कहेंगे, बम नहीं किसी है, हाँ। सीआर, सीआर का मतलब क्रिमिनल, क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। अब जो वर्तमान की स्थिति है, जिसको गवर्न किया जा रही है सारी व्यवस्था, वो किससे हो रही है, बीएनएसएस से। तो सीआरपीसी इज इक्वल टू वर्तमान में बीएनएसएस। तो कानून, आपराधिक विधि जो है, ये कानूनों का वह समूह है, लिखते रहो, आपराधिक विधि कानूनों का वह समूह है जो समाज के खिलाफ किए गए अपराधों को परिभाषित करता है। लिख लिया हो, जो समाज के खिलाफ किए गए अपराधों को परिभाषित करता है, ठीक है। अपराधियों को दंडित करने का काम करता है, दंडित करता है, अपराधियों को दंडित करता है। न्याय व्यवस्था के माध्यम से न्याय व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखता है। अभी आपको हमने बताया ये किसकी लिख रहे हो, बीएनएसएस, ठीक है। अच्छा, दो प्रक्रियाएं आती है। वो लोग हाथ उठाए जो 35 एबव है, 35 एबव, हाँ, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, कोई बात नहीं। दो बात होती है, एक तो पुराने कानून के अंतर्गत हम इंडियन पीनल कोड मींस आईपीसी को देखते थे, सुनते थे, और सेकेंडरी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड। तो सीआरपीसी और आईपीसी दो चीज सुनते थे हम, उनके स्थान पे बीएनएसएस और बीएनएस बना, मींस बीएनएस इज इक्वल टू आईपीसी एंड सीआरपीसी इज इक्वल टू बीएनएसएस, ठीक है। तो जो बीएनएस बना है, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को ये मालूम नहीं होता कि what is the definition of BNS and what is the definition of BNSS। या अगर तो दूसरी तरफ हम सोचें तो BNS और BNSS में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो युवावस्था वाले हमारे पीएलवीज हैं, उनको बहुत आवश्यक है ये चीज। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको अभी आप लोग टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और दूसरा है बीएनएस, उसमें एक एस है बाद में, तो वो है भारतीय नागरिक संहिता, और वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। उसमें सुरक्षा शब्द एक्स्ट्रा है, सुरक्षा इज इक्वल टू प्रोसीडिंग, ठीक है। तो बीएनएस जो है, ये जो भारतीय यह नागरिक कानून जो है, नागरिक कानून इज इक्वल टू बीएनएस। तो बीएनएस से ये हल डिफरेंट है, क्योंकि वहां तो अपराध का वर्णन होता है, जैसे कोई अपराध घटित हो जाए,
आप ही के यहां पे जाके कोई अपराध घटित हुआ, कोई समस्या क्रिएट हुई, तो वो अपराध के विषय में हम लोग कहां जाएंगे? थाना में। थाना में क्या कराएंगे? एफआईआर। तो एफआईआर में जिन सेक्शंस का, जिन धाराओं का वर्णन हमारी घटना के सापेक्ष अंकित होता है, जैसे कोई हत्या हो जाए तो आपने हत्या के विषय में सूचना दी थाना को, तो उस हत्या के विषय में सूचित सूच्य व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना पत्र, प्राप्त प्रार्थना पत्र के अनुरूप जो एफआईआर क्रिएट होगी उसमें वो धारा खुली हुई होगी। क्या होगी? धारा। जैसे सीआरपीसी पुराना 302, ठीक है? तो 302 या दहेज का मैटर है कोई 498 498 दहेज के विषय में हमने एफआईआर करा दी, एफआईआर दर्ज हो गई, तो वो क्या हुआ? अपराध। लेकिन इसका जो प्रक्रिया जो चलेगी ये तो अपराध हो गया। अब इसमें हमें अपने बचाव का साधन जो अभियुक्त के रूप में, या हमें अपराध की जो अपराध किया है उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए जो प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी माननीय न्यायालय स्तर पर, मीन्स एफआईआर दर्ज होने से निर्णय होने तक की जो प्रक्रिया होती है वो उससे क्या कहते हैं? उसे किससे गवर्न होती है? वो बीएनएसएस से, ठीक है? और जो अपराध होता है वो किससे गवर्न हो रहा है? किससे इंडिकेट हो रहा है? वो बीएनएस से, ठीक है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक गवर्न होता है एफआईआर के बाद से लेकर के निर्णय होने तक, जो माननीय न्यायालय स्तर पर गवर्न किया जाता है। समझ में आ गया? कोई इस विषय में किसी को पूछना है? दो विषय में, आईपीसी मीन्स बीएनएस और बीएनएसएस, कोई पॉइंट है? पूछो, वहां जरूरत पड़ेगी, फिर वहां की व्यवस्था में बताऊंगा आपको बात। सर पॉइंट यही सर 35 साल वाले के लिए आपने कुछ बताया था, वो बता क्या है? खड़े हो। 35 वर्ष के व्यक्ति के लिए आपने कुछ बताना चाह रहे थे? 35 वर्ष के व्यक्ति को बताने के लिए उद्देश्य मेरा केवल ये था तो 35 इयर्स के इक्वल है, उसके आसपास है, उन लोगों को जो हम बता रहे हैं इसे बीएनएस और बीएनएसएस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों में मैं विभेद बता रहा हूं, दोनों में अंतर। जो बड़े बड़े हमारे, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो हमारे ही उससे जुड़े हुए हैं व्यवसाय से, वो भी इनको अंतर को समझ नहीं पाते, है ना? और जो कॉलेज से करके एलएलबी आते हैं यहाँ पे फ्रेश, वो एलएलबी करने के बाद भी नहीं समझ पाते कि इन दोनों में विभेद क्या है, अंतर क्या है। समझ आ गया? 35 वर्ष की अवस्था इसलिए सुनिश्चित की हुई है क्योंकि 35 वर्ष की अवस्था तक तो जनरल जाति वाला और 35 वर्ष से ऊपर 40 वर्ष तक की अवस्था वाला पीसीएस जे के लिए एप्लीकेबल होता है। समझ में आ गया? लेकिन जिनकी अवस्था 40 इयर्स ओल्ड हो गए हैं जो, तो वो किसी काम की तो है नहीं उनकी, तो बहुत ज्यादा आवश्यक, तो इसलिए उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 35 वर्ष। समझ में आ गया? ठीक है, अगला विषय, अगला हम करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के संबंध में। मैंने आपको बता दिया, और अगला पॉइंट है हमारा अपराध करने के तौर पर। हाँ, अब सेकेंडरी अपराध में, अपराध जो होता है भारत में या दूसरे देशों में, अपराध समझते हो? हिंदी में किसको कहते हैं अपराध? क्राइम। तो जो अपराध कारित होता है कहीं भी हो पूरे विश्व में, तो उसके 5 चरण होते हैं। लिख लो, अपराध के कारित होने के 5 प्रमुख चरण हैं। नंबर 1, उद्देश्य। पहले कोई भी अपराधी हो, सबसे पहले वो उद्देश्य स्थापित करेगा, उसका उद्देश्य क्या है। पहले अगर इसे थोड़ा धार्मिक रूप से समझें तो हमारे अंदर हमको पहले मनोभाव जागृत करना होगा। कानून की दृष्टि में उद्देश्य सबसे पहले क्या हुआ?
उद्देश्य। नंबर 2 देखो इरादा। फिर हमें अपना इरादा तैयार करना पड़ेगा। पहला हमारा उद्देश्य हुआ कि हमें फलानी जगह अपराध कारित करना है। फिर हमने एक निश्चित स्कोर स्थापित किया कि हमारा इरादा तैयार किया हमने। पहले हमने फीलिंग्स तैयार की, उसके बाद में हमने फिर मन को सिक्योर किया और इरादा हमने अपने आप को सबल बनाने के लिए तैयारियां की। सेकंड स्तर पे है कि हमको तैयारी करनी है उस अपराध को कारित करने की। नंबर 3 देखो, सबसे पहला उद्देश्य, नंबर 2 इरादा, नंबर 3 तैयारी। तैयारी हो गई। और नंबर 4 पे फिर उस अपराध को करने के लिए हमने प्रयास किया। तो नंबर 4 मीन्स प्रयास, और नंबर 5 पे फिर अपराध। तो अपराध जो होगा उससे पहले 4 चरणों से गुजरता है वो अपराध। उद्देश्य, इरादा, तैयारी और प्रयास, तब अपराध कार्य। ठीक है। अगला पॉइंट, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो प्रोसीडिंग है न्याय व्यवस्था की, उसमें कुछ लोगों को विशेष व्यवस्थाएं की हुई हैं जिनपे वो सीआरपीसी पुरानी धारा और नवीन बीएनएसएस में के तहत उनको छूट दी गई, उन पर अभियोजित नहीं होगी। कौन कौन लोग हैं हमको केवल मालूम होना चाहिए। वो लोग हैं जो विशेष भारत की व्यवस्था कानून संवैधानिक रूप से विशेष हैं। कौन कौन है वो विशेष? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस पर कोई सीआरपीसी, कोई अपराध, कोई कानून उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है। वो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। देश का प्रथम व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति। और सेकंड पे है राज्यपाल, और तीसरे नंबर पर है विदेशी और राजदूत। विदेशी और राजदूत। ठीक है। अगला सर, इसमें अभी इलेक्शन कमिश्नर की थी है जी, इलेक्शन कमिश्नर की ना अभी तो है शायद। कौन है? मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भी कोई आरोप नहीं हो सकती है ना, ऐसा कुछ नहीं। वो परमिशेबल है। ऐसे तो हम बैठ जाओ, अब बताएं आप। अरे बैठ जाओ, वही मिले, करा देंगे, करा देंगे। ऐसा होता है, एक पॉइंट लिख लो, चलो, है ना, अन्य फ्लो खत्म हो जाएगा विषय का। अभी थोड़ी देर बाद फिर इसी विषय डिस्कस कर लेंगे 10 मिनट के लिए। मुझमें समय है 1:30 बजे तक का। कंफ्यूज मत हो, अभी 1 बजा है। हाँ, सर ये पॉइंट दोबारा बोल दीजिएगा कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड नंबर पर अभी जो बोल रहे थे विदेशी और राजदूत। विदेशी और राजदूत। हाँ, इन पे सीआरपीसी और बीएनएसएस की कोई प्रक्रिया एप्लीकेबल नहीं होती, प्रभावी नहीं होती। ठीक ना। अगर कोई हमारे घर में वृद्ध व्यक्ति हो जिसकी हम संतति के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हो, मीन्स पैतृक रूप में, तो उससे अपेक्षा कर सकते हो कि इसने अपराध कर दिया। हमारे दादा परदादा पिताजी जिन्होंने हमको इस स्थिति में सोचने के लिए प्रेरित किया, खड़ा किया है समाज में, तो आप सोच सकते हो कि इन्होंने कोई अपराध कर दिया था।
समझ में आ रही बात? ऐसे ही देश का वो सर्वोच्च व्यक्ति वो संवैधानिक रूप से वो अपराध नहीं करते। क्या हम सोच सकते हैं कि वो अपराध कर सकते हैं? जिसने स्वयं अपराधों का वर्गीकरण किया हो, जो स्वयं इसका विधि का वेत्ता हो, कोई कानून यदि पारित कहीं से हो रहा है संसद के और वो लास्ट मोमेंट पे जिसको लागू करता हो, तो उससे हम लोग महसूस कर सकते हैं कि इसकी अपराध करेगा। अगला, अब इसमें जो न्यायिक कार्रवाई संचालित करने का जो तरीका है, न्यायिक कार्रवाइयों को जो संचालित करने का तरीका है, अब उसको आप नोट कर लीजिए। जो संचालित करने का जो तरीका है इनका, भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता में नोट कर लो इसे। न्यायिक कार्रवाई संचालित करने का तरीका, उसके मुख्य बिंदु, किसी चीज का यदि कोई जन्म होता है, बनती है कोई चीज, तो उसका उद्देश्य होता है। ठीक है? जैसे अपराध के लिए भी अगर कोई फीलिंग्स क्रिएट हुई तो उसका भी क्या उद्देश्य है। किसी चीज को हासिल करना हो, व्यक्तिगत हो और चाहे सार्वजनिक हो। व्यक्तिगत और सार्वजनिक में समझते हैं अंतर क्या है? सार्वजनिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब मैक्सिमम स्थिति में मीन्स अधिकांश है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की तरफ इंगित करती है हमको। व्यक्तिगत, किसी का हित निहित है व्यक्तिगत, तो हमको किस प्रोसीडिंग की तरफ ले जाएगा? सिविल प्रक्रिया संहिता की तरफ। कहां होगा? व्यक्तिगत हित। व्यक्तिगत हित होगा जैसे हमारा कोई खेत है, हमारा घर है, मीन्स हमारी कोई भी अचल ऐसी संपत्ति है, यदि किसी ने उस पर हस्तक्षेप किया तो वो प्रक्रिया किससे गुजरेगी? सिविल से। व्यक्तिगत, तो उसकी जवाबदेही क्या होगी? नितांत निजी, व्यक्तिगत। ठीक है? लेकिन यदि किसी ने कोई अपराध ऐसा कर दिया कि उसने किसी को बाहर जाके गोली मार दी, सर फोड़ दिया, और कोई समाज के जितने भी है कोई ऐसा दुस्साहस कर दिया, या कोई ऐसा भाषण इत्यादि दे दिया कि जिससे बड़े समूह को, बड़े समुदाय को उसे क्षति हो, तो वो निजी से हटके सार्वजनिक हो गया और उसके लिए सूट कोई भी व्यक्ति ला सकता है। समाज का जो हिंदुस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक हो, वो उसके लिए सूट ला सकता है। ठीक है? तो वो किससे गवर्न हो रही है प्रक्रिया? सीआरपीसी से, मीन्स डीएनएसएस से। तो दोनों में, निजी में, व्यक्तिगत में और सार्वजनिक में यही रहता है। तो उद्देश्य क्या है इसका लागू करने का? तो इसका उद्देश्य है, एक तो अपराधों की जो भी गंभीर अपराध है, या दो तरह के अपराध कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, अरे कितने होते हैं अपराध? सामान्य अपराध, सामान्य अपराध हो गए। बताओ, थोड़ी देर हो गई बस में आपके पास में, फिर आराम से बातचीत करते हुए जाना। बस मुझे बताओ, अपराध प्रकार होते दो प्रकार के। विधि के अनुसार इस समय हम कानून की बात कर रहे हैं।